जी जी स्टूडेंट, आज जो है ना हम इस लेक्चर को स्टमक को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो स्लाइड को देखने के बाद हम देखते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन स्टमक कैसे जो है ना वो होती है, हाउ फंक्शन अकर इन स्टमक फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ह्यूमन स्टमक में जैसे कि हम इसकी हिस्टोलॉजी में देखा हमने कि ह्यूमन स्टमक की जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को हम देखें तो उसमें हमें चार तरह के सेल नज़र आ रहे हैं। गैस्ट्रिक पिट में म्यूकस सेल है जो म्यूकस रिलीज कर रहे होते हैं। हमने जो है ना उसको देखा था लेक्चर में अभी कि म्यूकस जो कहते हैं उसकी एक थिक लेयर जो होती है इनर वॉल सरफेस ऑफ द स्टमक पे बन जाती है, और ये जनाब जो होती है म्यूकस की लेयर, ये हार्मफुल इफेक्ट या डैमेजिंग इफेक्ट जो होते हैं पैप्सिन के और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, इससे बचाती है वॉल ऑफ स्टमक को। देन उसके बाद हमने जो है ना इस पिट्स में देखा था कि ये पैरेटल सेल जो होते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज कर रहे होते हैं। देन चीफ सेल जो होते हैं ये पैप्सिनोजेन रिलीज करते हैं, और एंडोक्राइन सेल के बारे में हमने पढ़ा कि गैस्ट्रिक हार्मोन रिलीज कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट, जब ह्यूमन स्टमक के अंदर डाइजेशन स्टार्ट होती है तो पहले हम जिक्र करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन का। मैकेनिकल डाइजेशन जो तब शुरू होती है जब जो है ना बोलस स्टमक में एंटर हो जाना शुरू हो जाते हैं। तो जो मैदे की दीवारें हैं, वाल ऑफ स्टमक जो हैं, वो उनकी एक स्पेशलिटी है जो दीगर पार्ट जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के उनकी नहीं है। क्योंकि स्टमक जो होता है ये एक स्टोरिंग ऑर्गन है, फूड को स्टोर भी करता है और डाइजेस्ट भी करता है। तो कुदरत ने इसकी जो दीवारें हैं, वॉल ऑफ स्टमक जो है वो मच फ्लेक्सिबल बनाई है, डिस्टेंसिबल है, काफ़ी लचकदार होती है। कैपेसिटी वाइज भी कि काफ़ी फूड भी स्टोर की जा सकती है इसमें, और होती भी है अकॉर्डिंग टू दी हंगर, एपिटाइट एंड फीडिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन। देन उसके बाद जब फूड डाइजेशन शुरू होती है तो मैदे की दीवारें जो होती हैं वो मिक्सिंग एक्शन जो है ना फूड मटेरियल पे डालती हैं। इसको हम कहते हैं चर्निंग एक्शन। चर्निंग एक्शन जो होता है उससे ये होता है कि जो फूड मटेरियल स्टमक में आया है उसमें गैस्ट्रिक जूस थॉरोली मिक्स हो जाता है। इसकी जो वाल की ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये असल में मस्कुलरिस जो स्पेशल इसमें जो है ना उसकी 3 लेयर जो होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं, सर्कुलर मसल हैं, ओब्लिक मसल्स हैं। ये 3 मसल जो होते हैं इनकी कलेक्टिवली जो है ना पार्ट को हम वॉल की कहते हैं मस्कुलरिस। मस्कुलरिस की वजह से जो है ना ये मिक्सिंग या चर्निंग एक्शन होता है, और फूड जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता एक जनाब जो है ना आप कह लें कि थॉरोली गैस्ट्रिक जूस की मिक्सिंग से काफ़ी हद तक वो पेस्ट लाइक मटेरियल की सूरत अख्तियार कर चुका होता है। तो अब अगर हम बात करें केमिकल डाइजेशन की, तो केमिकल डाइजेशन के हवाले से हम फिर ये देखेंगे कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें असल में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होंगी। गैस्ट्रिक जूस में तो हम देखते हैं कि जो एंडोक्राइन एक्टिविटी है वॉल ऑफ स्टमक की, उसमें हमें जो नज़र आ रही है वो 4 कंपोनेंट हमने जैसे कि जिक्र किया वो आते हैं। म्यूकस होती है, उसका काम होता है प्रोटेक्शन का, वॉल ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट कर रही होती है फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ पैप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन उसके बाद गैस्ट्रिक जूस होता है, और वो गैस्ट्रिक जूस में फिर दोनों के कंपोनेंट के फंक्शन अलग अलग होते हैं। पैप्सिन का फंक्शन अलग है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम के तौर पे काम करेगी, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन अलग होगा। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जनाब गैस्ट्रिन हार्मोन है वो तो सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा होता है। 4 कंपोनेंट में हम देखते हैं तो अजीज तलबा हमें पैरेटल सेल के हवाले से देखें तो ये 2 जो है फैक्टर को प्रोड्यूस कर रहा है, रिलीज कर रहा है। एक हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर को। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ये असल में एक स्पेशल केमिकल कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं कि ये एक पेप्टिडोग्लाइकेन है, और इसका काम ये होता है कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 जो होता है इन द इलियम पोर्शन उसको ये फैसिलिटेट कर रहा होता है। जबकि
HCl का फंक्शन ह्यूमन स्टमक में इतना मेजर नहीं है, लेकिन इसका माइनर रोल ये है कि ये एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करेगा कि जो हमारे फूड मटेरियल में जर्म्स आ गए हैं, बैक्टीरिया एंड फंगस स्पोर्स वगैरह, उनको ये किल करता है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है प्रोटीन के जो कंपोनेंट हैं उसमें भी उनको ये ब्रेक डाउन करता है किसी हद तक, ताकि जनाब जो है ना उसमें फिर जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हैं वो बआसानी काम कर सके। जिसके दो मेन फंक्शन हमें यहाँ नज़र आते हैं। इस बात हम देखते हैं पेप्सिन को। पेप्सिन जो होती है ये इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन की फॉर्म में सिक्रीट होती है बाय द चीफ सेल, जिसको ज़ाइमोजेन सेल भी कहते हैं। पेप्सिनोजेन जो होती है ये पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और ये जनाब जो है ना स्पेशल ग्रेन्यूल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ज़ाइमोजेन ग्रेन्यूल्स। ज़ाइमोजेन ग्रेन्यूल जो होते हैं ये चीफ सेल रिलीज कर होते हैं, उसमें पैक जो होती है ना ज़ाइमोजेन ग्रेन्यूल में पेप्सिनोजेन होती है। पेप्सिनोजेन के ऊपर या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको एक्ट करेगा तो पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर जनाब जो है ना वो इस पर पहले से मौजूद जो एक्टिव पेप्सिन है वो काम करेगी तो वो इसमें एक्टिव हो जाएगी। ये स्टूडेंट मैं आपको बता रहा था कि चीफ सेल ने जो स्पेशल ग्रेन्यूल्स सिक्रीट किए हैं ज़ाइमोजेन के, उसमें पेप्सिनोजेन मौजूद है। या यूँ कह लें कि पेप्सिनोजेन जो होती है इट इज़ पैक्ड इन द ज़ाइमोजेन ग्रेन्यूल्स। तो पेप्सिनोजेन के ऊपर दो फैक्टर जो है ना जब एक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है, या पहले से मौजूद जो पेप्सिन है जो कि एक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, वो पेप्सिनोजेन को जब जो है ना टच करेगी एक्ट करेगी तो पेप्सिनोजेन जो होगी वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू एक्टिव फॉर्म पेप्सिन जो होती है वो क्या करती है कि वो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करती है, प्रोटीन को एक्ट करती है, प्रोटीन की जो चेन है उसको क्लीवेज करती है, और क्लीवेज करके उनको जो है ना वो डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड इसमें कन्वर्ट कर देती है, ताकि इस पर फिर जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बआसानी काम कर सके, और इस तरह प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पर बआसानी जो है ना वो वकूफ़ पज़ीर हो जाए। तो ये था कि कैसे जनाब जो है ना ह्यूमन स्टमक यहाँ पर काम शो कर रहा है डाइजेशन ऑफ फूड के हवाले से। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि नर्वस और एंडोक्राइन जो रोल है गैस्ट्रिक जूस की सेक्रीशन में वो कैसे होता है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि गैस्ट्रिक जूस की जो सिक्रीशन है उसका जो इखराज है फ्रॉम दी वॉल ऑफ स्टमक वो कैसे जनाब कंट्रोल होता है। इसमें हमें जनाब ये देखना है कि गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन जो होती है वो कैसे खारिज हो रही है, कैसे सिक्रीट हो रही है, और उसकी जो है ना ये रेगुलेशन कैसे हो रही है। इसमें आप कुछ हक़ाइक़ को या पॉइंट्स को मद्देनज़र रखेंगे। उसमें से पहला जनाब जो है ना ये है कि जो इंसान के मैदे में जो गैस्ट्रिक जूस है मैदे की रतूबत का जो अखराज है वो मुनासिर होता है उसकी भूख पे, कि उसकी हंगर जो है ना वो भूख कितनी है, कब से वो शख्स भूखा है तब से उसमें खाने की तलब ज़्यादा होगी। फिर खाने की खुशबू, ये भी गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती है। फिर खाने की जो है ना खुशबू, ये के अलावा उसकी लुक या उसकी बनावट, उसकी वज़ाक़ता, उसकी शक्ल सूरत, ये भी जो है ना मज़ीद जो है भूख को उभारती है, खाने की रग़बत पैदा करती है। इसमें हम कहते हैं कि एपेटाइट के तौर पे काम करती है।
ये फैक्टर जिन अवामिल को हम कहते हैं कि जब इंसान इनका आमना सामना करता है कि भूखा भी ज़्यादा है, वो खाने की उसको रग़बत भी है, खाना भी मन पसंद है उसका, और उसके बाद जो है ना खाने की खुशबू भी उसको लुभा रही है। ये तमाम सूरत हाल का ये होगा कि ये सारे स्टिमुलाई जो है ना कलेक्टिवली असरअंदाज होंगे जाके हमारा जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन का सेंटर है ब्रेन में, वो है मेडुला। मेडुला जो है ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को कंट्रोल करेगी। जब मेडुला पर ये स्टिमुलाई पहुँचेंगे तो मेडुला जो है वो एक ख़ास केमिकल प्रोड्यूस करती है, उस केमिकल का नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो है वो फिर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करने वाले जो गैस्ट्रिक पिट में सेल हैं उन पे एक्ट करती है। मसलन हम यहाँ देखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एसिटाइल कोलिन का असर जो है उन तीनों पे है। एसिटाइल कोलिन ये कहाँ से आई है, ये आई है मेडुला से। मेडुला और मेडुला को जनाब जो है ना स्टिमुलाई जो है उन्होंने इफेक्ट किया है। स्टिमुलाई में मैंने आपको जैसे बताया कि लुक, टेक्सचर ऑफ फूड, फ्लेवर ऑफ फूड जो कि ज़ुबान से उसको महसूस होगा, उसके बाद जो है ना सेंस ऑफ स्मेल जो है वो डिटेक्ट करेगी। दी अपीलिंग नेचर ऑफ फूड यानी कि खाने की खुशबू भी वो मुतासिर कौन होगी, सारे जो है स्टिमुलाई बन के मेडुला पे आएंगे। मेडुला जो है ना वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगी। एसिटाइल कोलिन जो होता है वो फिर इन सेल के ऊपर असरअंदाज होगा यानी कि पैरिटल सेल पे, तो एसिड प्रोडक्शन और रिलीज शुरू हो जाएगा। दैन द चीफ सेल ये पेप्सिनोजेन की जो है ना रिलीज को प्रमोट करेगा और इन दोनों की सिक्रीशन को कलेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए मेन जो होगा वो एसिटाइल कोलिन का वर्क होगा कि वो एंडोक्राइन सेल जो मौजूद हैं पिट्स में उसको एक्टिवेट करे और ये जो है ना फिर रिलीज करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में ब्लड स्ट्रीम में जब ये शामिल होगा तो ये एक्ट करेगा जाकर गैस्ट्रिन हार्मोन कलेक्टिवली चीफ सेल पे भी और पेरिटल सेल पे भी। इस तरह जो है ना ये इसकी सेक्रीशन कंट्रोल होती है। इसमें डाइजेशन ऑफ फूड के हवाले से तकरीबन आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल इंसान में 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस जो है वो पर डे रिलीज होता है उसके स्टमक के चैम्बर में, उसकी कैविटी में, जो डाइजेशन ऑफ फूड के हवाले से होता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा मिकदार हो सकती है और कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है उस शख्स की यानी कि भूख पे कि उसको खाने की कितनी तलब है रोज़ाना के हिसाब से। और उसके बाद एक और पॉइंट आप याद रखें कि जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन है वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि मैदे में कितनी खुराक जो है ना वो आई है और उस हवाले से जो स्टमक है या मैदा जो है वो कितना फैला है। डिस्टेंशन ऑफ ह्यूमन स्टमक जो है ना वो भी एक फैक्टर होता है गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को कंट्रोल करने का। बहरहाल जब जो है ना स्टमक में फूड डाइजेस्ट हो जाती है और वो एक थिक पेस्ट की शक्ल अख्तियार कर लेती है जिसको हम कहते हैं काइम। तो काइम जो होता है वो स्टमक के हम देखते हैं कि उसके अतराफ में भी मौजूद है, सेंटर में भी मौजूद है। तो उससे पहले क्या हुआ था कि जब डाइजेशन स्टार्ट हुई थी तो मैकेनिकल डाइजेशन में हम देखते हैं कि चर्निंग इफेक्ट होता है, मिक्सिंग जो है ना एक्शन होता है वॉल ऑफ स्टमक का। तो ये जो एक्शन होता है ये उस वक्त होता है जब फूड जो है काइम की शक्ल अख्तियार अभी मुकम्मल तौर पे नहीं कर चुका होता। जब वो उसकी शक्ल अख्तियार कर लेता है तो उसके बाद एक जब पेस्ट रेडी है तो ये मैदे के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखरा हुआ है। तो वहाँ से जो हुआ ये कि उसको कलेक्ट करना है और उसको फॉरवर्ड करना है टूवर्ड द पाइलोरिक रीजन। इस सिलसिले में ये होगा कि जो मिक्सिंग वेव्स होती हैं, चर्निंग एक्शन की वेव्स, वो मध्यम हो जाएंगी, कम हो जाएंगी और उसके मुकाबले में जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स जो होती हैं अगरचे ये कम होती हैं लेकिन मोर पावरफुल होती हैं, ज़्यादा ताकतवर होती हैं। ये जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स हैं स्टमक में ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि बिखरे हुए सारे कायम को इकट्ठा करें
और उसको जनाब जो है ना पाइलोरिक रीजन की तरफ पुश कर दें, और इस तरह जो है कायम वो पेरिफेरल रीजन ऑफ स्टमक से वो पाइलोरिक रीजन की तरफ चला जाता है। और इस तरह पाइलोरिक रीजन जो अमूमन जो है पाइलोरिक ओपनिंग और पाइलोरिक स्फिंक्टर के साथ मौजूद है, तो पाइलोरिक ओपनिंग क्लोज रहता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ना वो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। तो जैसे ही कायम जो है पाइलोरिक ओपनिंग को टच करेगा, तो थ्रू दी हेल्प एंड एक्शन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर पाइलोरिक ओपनिंग ओपन हो जाएगा, और जो कायम है वो ग्रेजुअली ड्यूडिनम में एंटर हो जाएगा। तो ये तो था आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि कैसे जो है ना वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है उनका किरदार होता है गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन में। नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये देखना है कि मुकम्मल तौर पर एक अलग टॉपिक होगा जिसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटॉमी को पढ़ेंगे और फिर बाद में उसके फंक्शन को भी देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। जी स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपके सामने मैं कुछ स्लाइड प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये स्लाइड हमारे इसी लेक्चर से ही जो है ना वाबस्ता है, जिसमें हम देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कंट्रोल है गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन का बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, वो कैसे होता है। आपने पहले तो एक आम तौर पर वाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन में देखा, उसमें कुछ वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने चाहा कि आपके लिए जो है ना ये कुछ स्लाइड प्रेजेंट करूं, ताकि आप जो है ना सिक्रीशन जो कंट्रोल होती है बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, वो हम देख लें कि कैसे वो कंट्रोल होती है। तो सबसे पहले जो है ना हम इसमें ये देखते हैं कि रोल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रिन हार्मोन ऑन द सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं तकरीबन 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस जो होता है पर डे, वो एक आम आदमी में रिलीज होता है। इसमें ये जब आप इस पहले एरोइंग लेफ्ट साइड पर टॉप बॉक्स को देख रहे हैं, तो ये क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस इन द स्टमक ऑफ अ पर्सन ईच डे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस की क्वांटिटी है, ये असल में तभी रिलीज होती है जब जो म्यूकोजा होती है स्टमक की, वो स्टिमुलेटेड होती है बाय बोथ नर्वस मैकेनिज्म एंड हार्मोनल मैकेनिज्म, यानी कि हार्मोन भी अपना रोल प्ले करते हैं और नर्वस सिस्टम भी रोल प्ले करता है। हम जानते हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है केमिकल कोऑर्डिनेशन का, जो हार्मोन के ज़रिए काम करता है, दरअसल ये ताबे होता है नर्वस मैकेनिज्म के, यानी कि जब तक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा तो वो जो है सिक्रीटरी सब्सटेंसेस या स्टिमुलेटिंग सब्सटेंसेस रिलीज नहीं करेगा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं करेगा, और वो हार्मोन जाके फिर जो है ना वो एंडोक्राइन सेल एंडोक्राइन टिश्यू पे एक्ट नहीं करेंगे और हार्मोन जो है रिस्पेक्टिव हार्मोन वो रिलीज नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जो है ना नर्वस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो, वो जो पार्ट है ब्रेन में जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है वो एक्टिवेट होना चाहिए, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। वो जब मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जब वो एक्टिवेट होगा तो फिर वो जनाब जो है ना स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा, जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन एक यूँ समझ लीजिए कि हार्मोनल नेचर रखता है, लेकिन ये एक असल में केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम कहते हैं कि ये स्टिमुलेंट है। ये स्टिमुलेंट होती है, ये जाके एक्ट करती है एंडोक्राइन सेल जो होते हैं विच आर फाउंड इन द गैस्ट्रिक पिट्स ऑफ म्यूकोजा ऑफ स्टमक। तो वहाँ से फिर जो है जैसे ही ये एंडोक्राइन सेल एक्टिवेट होते हैं बाय द एसिटाइल कोलिन, तो वो फिर जो है ना गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं और गैस्ट्रिन फिर अपना काम दिखाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड हमें रिप्रेजेंट ये कर रही है
ये कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन इन द स्टमक को वो रेगुलेट करते हैं। तो हमारे सामने इस स्लाइड में 4 जो है ना हार्मोन नज़र आ रहे हैं। 4 टाइप के हार्मोन हैं। नंबर 1 गैस्ट्रिन, जो एक मेजर हार्मोन है जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन भी है जो कि एक इंटेस्टाइनल सिक्रीशन हार्मोन है। ये भी गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। तीसरी जो हमें हार्मोन फैक्टर नज़र आ रहा है वो है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। जी हाँ, और 4 नंबर पे हम देख रहे हैं कोलिसिस्टोकाइनिन। ये 4 हार्मोन होते हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली हार्मोन रेगुलेटर भी कहते हैं। ये जनाब जो है ना सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस को रेगुलेट करते हैं, यानी कम और ज़्यादा डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, उसके मुताबिक ये हार्मोन जो है ना गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को कंट्रोल को करते हुए इसकी यानी कि मिकदार को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अजीज़ तुलबा। ये बड़ी खूबसूरत स्लाइड जो है ना स्पेशली डिज़ाइन की गई है आपके लिए। इसमें देखें कि जो ये फैक्टर इंसान जब इनसे दो चार होता है यानी खाना खाने लगता है, तो सबसे पहले तो ये है कि वो अगर भूखा है, आप टॉप पे देखें सेंटर में, तो यहाँ पर जो है ना प्लेजेंट थॉट ऑफ फूड, कि अभी खाना उसके सामने नहीं आया लेकिन वो जो है ना तस्वराती तौर पर वो शख्स सोच रहा है कि उसको उसका पसंदीदा फेवरेट खाना, फेवरेट डिश पेश की जाएगी जो लजीज होगी, ताज़ा होगी, फ्रेश होगी और खुशबू से भरपूर होगी। तो ये इसे कहते हैं प्लेजेंट थॉट ऑफ फूड। तो ये भी जो है ना क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को जनाब जो है ना स्टिमुलेट करवा देते हैं। कैसे? थ्रू दी सेंटर फाउंड इन दी हाइंड ब्रेन, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है जी। देन उसके बाद स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड, जब उस शख्स के सामने खाना पेश कर दिया जाए या उसके करीब हो तो खाने की खुशबू, फ्रेगरेंस, और खाना जब वो मुंह में रख लेता है, ज़ुबान उसको टच करती है, टेस्ट का एहसास होता है। तो टेस्ट ऑफ फूड जो है, ये फैक्टर जो होते हैं ये भी क्या करते हैं कि ये पैगामात भेजते हैं, नर्व इम्पल्सेस जाती हैं और वो मेडुला पे जाके एक्ट करती हैं। ठीक है जी। तीसरा फैक्टर है स्टिमुलेशन ऑफ टेक्टाइल रिसेप्टर ऑफ टंग ड्यूरिंग च्यूइंग एंड स्वेलिंग। तो जब इंसान खाना खाना शुरू कर देता है और उसके मुंह में होता है, वो उसको चबा रहा होता है, तो उसमें आप देखें कि च्यूइंग और स्वेलिंग का जो प्रोसेस हो रहा है ऑरल कैविटी में, तो ज़ाहिरी बात है कि ज़ुबान भी हरकत कर रही है। ज़ुबान पे जो है ना जहाँ सिर्फ टेस्ट बड है वहाँ पर जो है ना टेक्टाइल रिसेप्टर भी मौजूद है, वो एक्टिवेट होते हैं और उनसे जो नर्व इम्पल्सेस हैं, पैगाम आते हैं, वो भी जो है ना मेडुला ऑब्लोंगेटा पर आकर असरअंदाज होते हैं। इस तरह जो सेंटर है गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को कंट्रोल करने वाला मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो 3 तरीक़ों से जो है 3 मोड से वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और इस तरह जनाब जो है ना ये एक ख़ास किस्म का केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम कहते हैं वो रिलीज़ करता है। इसका नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो है ये जब टारगेट एरिया तक पहुंचती है, टारगेट एरिया क्या है? टारगेट एरिया है जनाब जो है ना गैस्ट्रिक पिट्स, जो कि म्यूकोजा ऑफ स्टमक में पाई जाती हैं। इस पे ये सेल मौजूद होते हैं जो कि एंडोक्राइन नेचर के अलावा दूसरे जो है ना एजोक्राइन नेचर भी रखते हैं। एक तो एंडोक्राइन सेल है जो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है वो जाकर जनाब जो है ना पेरिटल सेल पे एक्ट करेगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ करवाएगा। जबकि दूसरा जो सेल है जिसे हम कहते हैं चीफ सेल, ये जब एक्टिवेट होते हैं बाय एसिटाइल कोलिन, तो ये जनाब जो है ना पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करते हैं और पेप्सिनोजन जो होती है वो फिर पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने पढ़ा था और यहाँ भी जो है ना आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, जो मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस स्लाइड की बॉटम पे और राइट पर मौजूद है एक गैस्ट्रिक पिट, जिसमें आप देख रहे हैं कि कैसे जनाब जो है ना
इस पेट्स में मौजूद चीफ सेल और पेरिटल सेल की प्रोडक्ट जो होती हैं वो रिलीज हो रही होती हैं और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। ठीक है जी, ये गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन हो गई। तो गैस्ट्रिक जूस की जो मिकदार जो उसकी सिक्रीशन हुई है वो ये एरो इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल सेंटर में जो एक बड़ा एरो आप देख रहे हैं येलो बॉर्डर लाइन के साथ कि ये गैस्ट्रिक जूस की मिकदार को कंट्रोल करते हुए इसने गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को शुरू करवा दिया है। ठीक है जी, ये आपको एक स्टार शेप में जो है ना बबल दिखा रहा है। गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन जो है ना इस तरह वो होती है स्टमक में पैदा, और इस तरह फिर प्रोसेस ऑफ जो है ना केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक वो शुरू हो जाता है। ठीक है जी स्टूडेंट, हम इस स्लाइड को देखते हैं। ये आखिरी स्लाइड है। इसमें देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मिकदार होती है गैस्ट्रिक जूस की, मैदे की रतूबत की, वो कैसे पैदा होती है और क्यों कर पैदा होती है। तो इसमें दो फैक्टर जो हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। नंबर वन ये कि एक तो हमने पहले देखा कि 3 फैक्टर हैं। खाने की खुशबू है, यानी कि उसकी फ्रेगरेंस है, टेस्ट है, प्लेजेंट थॉट्स हैं, और इसके अलावा जनाब जो स्टिमुलेशन है उसकी जो है ना टैक्टाइल रिसेप्टर की ज़ुबान में। तो इसके बाद जो है ना ये देखें मज़ीद दो फैक्टर हैं कि जैसे ही खाना वो पेट में जाता है, मैदे में जाता है, उसकी मौजूदगी जब पेट में होती है स्टमक में, तो पेट भरने लगता है। मैदा जो है ना वो भरने लगता है स्टमक खाने की स्टोरेज से। तो इस तरह वो फैलता है, उसमें फैलाव होता है। इसे हम कहते हैं डिस्टेंशन ऑफ स्टमक। जो स्टमक है उसका जो है ना वो जितना खाना हम मिकदार के हिसाब से हम खा रहे हैं उसी हिसाब से स्टमक का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है वक्ती तौर पे। तो इससे के जो है ना नतीजा ये होता है कि इससे जो है ना पैगामात जो होते हैं नर्व इम्पल्सेस वो जो है ना जाती हैं गैस्ट्रिक पिट्स ऑफ द म्यूकोजा ऑफ स्टमक पे। ठीक है जी, वो जनाब क्या करेंगी गैस्ट्रिक जूस की ज़्यादा मिकदार को रिलीज़ करवाना शुरू कर देंगी। कूपियस अमाउंट है या लार्ज अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस स्टमक में रिलीज़ होता है। ये दूसरा फैक्टर आप देख रहे हैं राइट साइड पर कि प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड एंड पेप्टिटाइड इन द स्टमक, यानी हम ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें जो है ना प्रोटीन ज़्यादा है, और प्रोटीन की ही डाइजेशन जो है वो स्टमक में होती है। तो ये दो कंपोनेंट हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन के, अमीनो एसिड और जनाब जो है ना पेप्टाइड। ये जैसे ही स्टमक में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं तो इनकी मौजूदगी भी जो होती है वो क्या करती है, वो स्टिमुलेंट का काम करती है। और जनाब जो है ना पैगामात जो है ना वो म्यूकोजा पे जाएंगे स्टमक की, और फिर स्टमक से गैस्ट्रिक जूस की मिकदार ज़्यादा रिलीज़ होगी और स्टमक में जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, ताकि जनाब जो है ना केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड वो स्टार्ट हो सके और अच्छी तरीके से ये काम सर अंजाम पा सके। अजीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि इस प्रेजेंटेशन से भी आपको जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे जो कि औरल लेक्चर में मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की थी। तो इस तरह आपको दोनों तरीक़ों से मैंने जनाब ये कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है कि जनाब कैसे गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन जो है स्टमक में वो रेगुलेट होती है बाय नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज़्म। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, और अपने जब सब्जेक्ट के इस टॉपिक को बगौर पढ़ने के बाद इसकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप तैयारी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।